तो आज का हमारा कंटेंट रहेगा ऊप्स। ऊप्स क्या होता है? ऊप्स बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ऊप्स कंसेप्ट अगर आप कहोगे तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। We will learn about the basics of the OOPS object-oriented programming paradigms and provide the many concepts such as inheritance, data binding and polymorphism. इसमें जो हम OOPS की बात करते हैं, OOPS हमारा होता क्या है? जब आप इसको कहेंगे कि जब हम OOPS कहेंगे तो OOPS का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड से ये काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारी क्या हैं, सबको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का रोल होता है कि जावा प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होती है। हमारे रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऊप्स की बात करें या हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके सामने आपका फ़ोन रखा है, सिस्टम है, माउस है, पेन है, कॉपी है, जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी है ना, जो भी है वो सब क्या है, उसको सबको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मैंने बताया, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जिस चीज़ को आप फिजिकली छू सकते हो, वो सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर आपको इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म का भी कंसेप्ट मिलता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वाटर एक्सेट्रा। यानी कि जो भी आपको रियल वर्ल्ड में जो भी सारी चीज़ें दिखती हैं वो सभी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोलॉजी और द पैराडिग्म टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा जावा का एक्चुअल आप मतलब समझने वाले हैं कि जावा में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे समझते हैं। इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट या रियल वर्ल्ड एंटिटी से अपनी प्रोग्रामिंग को इंस्पायर करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को बहुत ईजीली डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेट एंड द बिहेवियर इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर लीजिए, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है या उसका कोई स्टेट है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं चेयर। जो चेयर होता है उसका बिहेवियर क्या होता है कि उसमें हम बैठ सकते हैं, ठीक है। उसकी स्टेट क्या है, वो एक मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बैठा जा सकता है, और वो कलर कैसे दिखाई दे रहा है, किस कलर का है, किस साइज का है, ये उसकी स्टेट हो गई। ओके, जैसे पेन है, पेन का बिहेवियर क्या है कि पेन आपके लिखने के काम आता है। अब पेन किस कलर का है और पेन किस कंपनी का है, वो कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, इसको हम स्टेट कहेंगे पेन का। इसी तरह टेबल है, कीबोर्ड है, बाइक है, ये सभी हमारी क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, यानी कि फिजिकल होती है ये बेसिकली, और आप ये कह सकते हो कि लॉजिकल आप छोड़ दो, आप इसको फिजिकल कहो कि ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। जिस फिजिकल एंटिटी को आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो और उसको ये पता लगा सकते हो कि वो काम क्या करता है। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। अब क्लास का इंस्टांस हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को। अब क्लास क्या है, क्लास भी मैं बताती हूँ। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन द मेमोरी। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोग्रामिंग में ये मेमोरी में कुछ स्पेस देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ द ईच अदर्स डेटा और कोड। और ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे डेटा या दूसरे कोड से बिना मतलब एक दूसरे से अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा इंडिविजुअल काम करता है और वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। दे कैन नेसेसरी थिंग is the type of the message accepted and the type of the response returned by the object। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में क्या हो सकती है,
डेटा एक्सचेंज हो सकता है, मैसेज एक्सचेंज हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहें अ डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ अ स्टेट, लाइक इसका कलर क्या है, डॉग का नेम क्या है, उसकी ब्रीड क्या है, और एज उसका जो बिहेवियर है इज स्वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सारा जो है उसका बिहेवियर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप दो चीज़ें समझो, हर एक ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है। स्टेट में उसका लुक देख सकते हो आप कि किस कलर का है, साइज का है, और बिहेवियर यानी कि उससे काम क्या किया जाता है, वो करता क्या क्या है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास की। व्हाट इज क्लास? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। क्लास क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, और इट्स एन लॉजिकल एंटिटी, और ये आपका लॉजिकल एंटिटी होता है। क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट विच कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस, मतलब क्लास जो है मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता, ठीक है, बट क्लास क्या करता है, क्लास के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब देखो ये जो दो टर्म है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने एक नाम लिया कंप्यूटर, ठीक है, तो आप सबके माइंड में क्या आया, बताइए। डेस्कटॉप, मॉनिटर और सीपीयू। बिल्कुल, हाँ, ये सब आपके माइंड में आया। या किसी के माइंड में आया भाई लैपटॉप की इमेज एकदम से सामने आ जाती है, या जैसे मैंने कंप्यूटर कहा तो किसी को सुपर कंप्यूटर नज़र आ जाता है, या किसी को कोई और कंप्यूटर इमेज एकदम से सामने आ जाती है। तो जब भी मैं कंप्यूटर कहूँ तो आपके माइंड में अलग 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 एक इमेज क्रिएट हो जा रही है। अच्छा चलो, अगर मैं कंप्यूटर के अलावा मैं कहूँ कि कार, अगर मैं कार कहती हूँ तो क्या आपके माइंड में आता है सबसे पहले? डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कार के मॉडल। अलग अलग कार के मॉडल, ठीक है, आपको अलग अलग कार के मॉडल नज़र आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कार सोचते ही आपके माइंड में आ रहा है भाई 4 व्हीलर होगा, ठीक है, उसमें 4 सीट या 6 सीट या 8 सीटर होगी, ठीक है, और उससे हम कहीं भी दूर कंफर्टेबली जा सकते हैं। ओके, तो जो अभी मैंने वर्ड आपको बोला कार, ये क्लास है, क्योंकि कार बोलते ही कार एक लॉजिकल एंटिटी है, कार एक्चुअल में आपके सामने नहीं है, ठीक है, जो चीज़ आपके सामने एक्चुअल नहीं है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो आपके माइंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके सामने आ जाती है। जैसे कंप्यूटर बोलते ही आपके माइंड में आ गया कि हम उस पर काम कर सकते हैं, हम उसमें एक्सेल पे काम कर सकते हैं, या मूवीज़ देख सकते हैं, या फिर आप उसमें इंटरनेट चला सकते हो। उसी तरह जैसे मैंने कार बोला तो माइंड में क्या आता है, 4 व्हीलर होगा, इतने सीटर्स होगी, और एक मतलब उसका कलर आपको आ जाता है, या आपके माइंड में आता है कि हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, एक दूरी पे जा सकते हैं और कंफर्टेबली जा सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे माइंड में आ गई, ये सारी चीज़ें क्या है, एक कार की आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कार हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या सिस्टम के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास बेसिकली एक लॉजिकल एंटिटी है। जिन भी वर्ड की आप बात करते हो, जैसे हम जो भी वर्ड, जिन ऑब्जेक्ट के नाम की आप बात करते हो, कार है, पेन है, मोबाइल है, पर्स है, और चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वही, उसी का ही रियल वर्ल्ड एंटिटी आ जाता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब है, अगर एक्चुअल कार जो आपके घर पे है, ठीक है, जब आप उसको फिजिकली छू सकते हो तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, जो फ़ोन आपके हाथ में है वो फ़ोन ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं सिंपल फ़ोन की बात करूँ, मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, जो आपके माइंड में पहले इमेज बनती है वो क्लास है। एक तरीके से कह सकते हैं जो क्लास है वो एक वर्चुअल चीज़ है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है एक रियल चीज़ है जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप ये कह सकते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट में ना डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझेंगे तो फिर हम आगे प्रोग्रामिंग में इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आपको करके दिखाऊंगी। जैसे क्लास क्या है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, यानी कि एक लॉजिकल एंटिटी होता है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है,
आप इसको कह सकते हो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले जो मैं एक घर का ब्लूप्रिंट तैयार करती हूँ, जिसमें मुझे एक कागज़ पे मेरा घर तैयार मिलता है, लेकिन वो क्या है, वो एक क्लास है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब एक्चुअल उस ज़मीन पे मतलब बिल्डिंग बननी शुरू होगी, उसमें एक्चुअल ईंटें लगेगी, कमरे बनेंगे, उसमें फर्श होगा और उसमें टाइल्स लगेंगी, और जब पूरा घर तैयार हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी आपको समझ में आ गया। इसमें अगर कहें कि एक क्लास तो एक होती है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, और सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग होंगे। वो कैसे होगा, जैसे जो सोसाइटीज़ बनती हैं, ठीक है, जिसमें एक जैसे बहुत सारे घर बनते हैं, बहुत बिल्डिंग बनती है, लेकिन वो जो बिल्डिंग बनी उसका पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे ही क्या है, बिल्डिंग में हर एक फ्लैट्स बने। ठीक है। अभी सभी फ्लैट्स की अगर बात करो तो सभी फ्लैट का एक ही क्लास होगा, यानी कि उनका ब्लूप्रिंट सेम होगा। लेकिन अब सभी फ्लैट को अगर आप अलग अलग देखोगे तो सभी फ्लैट अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जो उसमें रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको कस्टमाइज़ करा रखा है। किसी की दीवारों का कलर अलग है, किसी में कुछ दीवारों का कलर अलग है, किसी ने कहीं पे सोफ़ा लगा रखा है, किसी ने कहीं पे सोफ़ा लगा है, किसी की टाइल अलग होंगी, किसी ने कुछ टाइल लगा रखी होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम है। ठीक है। तो क्लास हमारी एक लॉजिकल एंटिटी है, उसके बेसिस पे हम हज़ारों सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। अब देखिए, अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे अब क्लास और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से इसको सेव कर देती हूँ। क्लास ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एक क्लास बना दिया स्टूडेंट के नाम से, हम एक या मैं कार के नाम से बना देती हूँ, कार का एग्जांपल लिया था मैंने। तो कार नाम से हमारी क्लास है। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास में हमारा होता क्या, अगर हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में देखें तो प्रोग्रामिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शंस बना सकते हैं, हम वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है। हम एक्चुअल में यहाँ कार की तरह सीट या उसके टायर या उसके इंजन तो हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है। तो क्लास में क्या फंक्शन बनेगा, एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे बना लीजिए void इंजन। ठीक है, एक void इंजन, हमने एक फंक्शन बनाया। ओके। और इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, कार इंजन इज वर्किंग गुड। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट कर दिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने कर दिया सीट। सीट नाम का एक फंक्शन बना दिया, void सीट, और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ दिस इज एट सीटर कार। ठीक है, या एट सीटर कार नहीं, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट एस नाम से। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कितने सीटर कार है, तो यहाँ पे हम अलग अलग दे देते हैं, जितने भी सीटर कार होंगे हम प्लस कर देते हैं एस प्लस दिस इज एस सीटर कार। बस हमने एक क्लास बनाई है कार नाम से, और इसके अंदर इंजन और सीट होगी। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे हम अब मेन के अंदर हमें क्या बनाना है, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, किसका, इस क्लास का। इस क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है
पहले हम कार का मतलब क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। जैसे मैंने C1 ऑब्जेक्ट नेम लिखा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे न्यू और फिर क्लास का नाम लिख देंगे ये। तो इस तरह से हमारी क्या बनी, ये हमने क्या बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब इसी तरह से आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमारा क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू, फिर क्लास का नाम, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने करा क्या है, ऑब्जेक्ट से फ़ायदा क्या है, तो ऑब्जेक्ट से ये फ़ायदा है कि C1 के साथ हम क्या करते हैं, हम इंजन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और C1 के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम सीट कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने सीट कॉल करी इसमें मैंने पास कर दिया 6, ठीक है। फिर C2 के साथ कर लो कि C2 के साथ भी हम इंजन कॉल कर रहे हैं, और C2 के साथ हम सीट कॉल कर रहे हैं, और इसके साथ मैंने सीट डाल दी 8, ओके। अब सेव करो, और सेव करने के बाद अब हम इसको रन करते हैं, और रन करके मैं आपको इसमें यहाँ पे हमारी कार नाम से नहीं, ऑब्जेक्ट और क्लास नाम से सेव है, तो यहाँ पे आप जाएंगे CMD, यहाँ पे हमें लिखना है जावा C क्लास ऑब्जेक्ट डॉट जावा, ठीक है, और इसमें रन करते हैं जावा, और क्लास का नाम हमारा क्या है, कार। जैसे ही आपने एंटर करा तो यहाँ पे क्या दिखाया, जो पहला ऑब्जेक्ट था, मतलब पहला ऑब्जेक्ट से इसने 2 बताया कि कार इंजन इज वर्किंग गुड, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कार इंजन इज वर्किंग गुड, और दिस इज 6 सीटर कार, और सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमने क्या कर दिया कि कार इंजन इज वर्किंग गुड और दिस इज 8 सीटर कार। मतलब आप इसमें ये समझिए कि हमने 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में हमारी सीटर कितनी हो गई, एक में 6 सीटर हो गई, एक में 8 सीटर हो गई। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो ये क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, इसमें 2 फंक्शन है, एक इंजन और एक सीट, जैसे एक गाड़ी में जो फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्ट बने हैं वो ऑब्जेक्ट हमने 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो सीट है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है एक्चुअली उसको चेंज कर दिया, एक में 6 कर दिया, एक में 8 कर दिया। तो यानी कि ब्लूप्रिंट सेम है, दोनों में सीट और इंजन होगा, ठीक है, लेकिन एक में 6 होगा, एक में 8 होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कि एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है, लेकिन एक में दीवारों का रंग अलग है, दूसरे में दीवारों का रंग अलग है, तीसरे बिल्डिंग में जाएंगे, तीसरे फ्लैट में जाएंगे तो उसकी दीवारों का रंग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास को ही बेस बनाता है, लेकिन अपनी अलग उसमें कुछ जो डेटा होता है वो हमेशा अलग होता है। समझ आया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स? ये प्रोग्राम एक बार बताएंगे, हमने वॉइड इंजन लिया है, फिर वॉइड सीट ली है, उसके बाद हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। हमने कार ले ली, कार 1 कार 2। देखो हमने क्या करा, हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्या है, कार, ठीक है। और इस क्लास की जैसे हम फंक्शनैलिटी कहते हैं ना, तो हमने 2 फंक्शनैलिटी दे दी, यानी कि हमने 2 फंक्शन बना दिए, एक वॉइड इंजन नाम से, एक वॉइड सीट नाम से। मतलब जिनमें भी जो वॉइड इंजन और ये वॉइड सीट एक तरीके से हमने इसके फीचर बता दिए कि इसमें ये फीचर्स हैं। हाँ फीचर्स आप कह लो कि ये हमने फीचर्स बता दिए, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने जस्ट अभी फ़िलहाल एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे दी और इसमें एक स्टेटमेंट दे दी। अब यहाँ पे जो सीट है, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा कि जैसे मान लो एक ही कार के 2 अलग मॉडल बने, लेकिन दोनों में क्या है, सीट चेंज है, तो वो हमने चेंज कैसे करा है कि सीट में चेंज कहाँ से होगा, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमने कार लिया, यानी कि क्लास का नाम लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिया, ठीक है, यहाँ पे इस कार को हमने इनिशियलाइज करा दिया, यानी कि सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करा दिया, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया।
ये बेसिकली क्या होता है, न्यू इज़ अ कीवर्ड जिसके थ्रू से हम इस कार का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और C1 इज एन रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल है, और C2 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, या आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। फिलहाल अभी जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर हमारी क्लास बनी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमेशा हम अभी मेन मेथड में बना रहे हैं इसको किसी और मेथड में भी बना सकते हैं, बट मेन में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, C1 और C2। और ये C1 क्या है, C1 इस क्लास की फंक्शनैलिटी को कॉल कर सकता है, ठीक है, यूज़ करता है। तो C1 ने इन दोनों को यूज़ करा, लेकिन हमने सीट नंबर क्या है, हमने अपने हिसाब से बदल दिया। C2 ने भी इसको चेंज करा, मतलब यूज़ करा और इसको अपने हिसाब से बदल दिया। यहाँ पे क्या हो रही है, इसको आप ये कह सकते हो, इट्स अ मेथड कॉलिंग, फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। जावा में फंक्शन को मेथड बोलते हैं। समझ आया? सबसे पहले इसने द कार, सबसे पहले इसने प्रिंट कर दिया कार इंजन इज वर्किंग गुड, जो कि हमारी सबसे पहली वॉइड इंजन की लाइन है। उसके बाद ये अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम आउट से लेके दिस इज प्लस एस सीटर कार। अब प्लस एस हमारा इंटीजर है, और इंटीजर एस में हमने वैल्यू दे दी है नीचे C1 की 6। तो ये आगे वाली लाइन में इसने एग्जीक्यूट करा दिस इज 6 था, तो 6 सीटर कार। उसके बाद में हमें दोबारा ऊपर कैसे आ गया कार इंजन इज वर्किंग गुड। क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो वो प्रोग्राम हमेशा क्लास से शुरू नहीं होता, वो प्रोग्राम मेन मेथड से शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको अब इसका प्रोग्राम चल कैसे रहा है मैं वो बता दूँ। सबसे पहले कंपाइलर ने मेन पे आया, मेन पे आने के बाद वो इस लाइन पे आया, उसको एक C1 ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर वो इस लाइन पे आया, C2 ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर वो इस लाइन पे आया, यानी कि C1 से हम इंजन कॉल कर रहे हैं। जैसे ही वो इस लाइन पे आया, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसने इंजन फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। फिर वो वापस आ गया, अब वो सेकेंड लाइन वो यहाँ पर आ रहा है, सेकेंड लाइन में उसको सीट फंक्शन मिल रहा है, तो वो इस सीट वाले फंक्शन को चला रहा है, और चलाने के बाद फिर वापस आ जा रहा है। आने के बाद थर्ड लाइन में उसको ये मिल रहा है C2 डॉट इंजन। तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट से हमने इंजन कॉल करा, तो फिर वो इस वाले फंक्शन को फिर चलाएगा, वापस आ जाएगा C2 डॉट सीट, और वो फिर वो इस वाले फंक्शन में जाएगा और फिर इसको चलाएगा। इस तरह से हमारे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है। ओके, मैं सोच रहा था ऊपर से लाइन बाय लाइन चल रहा है। नहीं, ये लाइन बाय लाइन नहीं चलता। हमेशा जो चाहे C का प्रोग्राम कहें, C++ का कहें, या जावा का प्रोग्राम कहेंगे, हमेशा वो मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन से ही चलेगा, और मेन से जैसे जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वो फंक्शन के पास जाएगा। तो मैम ये जो वॉइड इंजन वाली और वॉइड सीट वाली लाइन है, ये हम उसके बाद में भी लिखें तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, ये क्योंकि एक क्लास के अंदर हमने दिया हुआ है, तो इस वजह से ऐसे ही करना पड़ेगा। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी चला सकते हैं। दूसरे तरीके से बताते हो कैसे चलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने इसको यहाँ से हटा दिया, हमने एक इंडिविजुअल क्लास बना दी कार नाम से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हैं। अब मैंने एक और क्लास बना दी ABC नाम से, ठीक है। और अब इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन, जो भी हमने सारा किया था, जो मेन फंक्शन उठ के आया था, वो सारा हमने अब इसके अंदर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारी दो क्लास बन गई, एक ये वाली क्लास जो अलग बन गई, और एक ये क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, लेकिन अब इसका जो कंपाइल और रन करने का तरीका है ना, वो बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, it result the increased life, यानी कि अगर लेवल है तो obviously long term तक चलेगा। Maintenance should also use frequency और maintenance should be less। अब ये कैसे चलेगा, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ। जब हम दो क्लासेस बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल तो हमारे क्लास के नाम से, मतलब फाइल के नाम से ही होती है, जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट नाम से है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे ना, तो रन करते हुए अब कौन सी, यहाँ पे तो रन हमने कार नाम से करी, तो कौन सी क्लास लिखेंगे यहाँ पे, कार या ABC, क्लास हो गया ABC और कार।
कौन सी यूज़ करेंगे? अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो क्लास फाइल बनती है ना वो वाली बनेगी जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा। तो मेन फंक्शन हमारी किसके अंदर है? ABC के अंदर। तो इसलिए अब ABC वाली चलेगी। ये तो मैम अगर हम कार वाला करेंगे तो ये रन करेगा? कार वाला करेंगे तो रन करेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे कार नाम की ये बनी हुई है। ये रही कार नाम की क्लास पहले से बनी हुई है। अगर मैं इस क्लास को डिलीट कर दूँ तो अब नहीं बनेगी, अब नहीं चलेगा। ठीक है, दोबारा से करो। और अब मैं अगर ABC ना करके अगर मैं क्लास नाम से चलाती हूँ तो देखो यहाँ पे चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसने दे दिया कि कुड नॉट फाइंड एंड लोड द मेन क्लास, क्योंकि मेन फंक्शन इसके अंदर नहीं है, इसलिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको क्लास ही नहीं मिली। जो जैसे ये कार नाम की क्लास तो बनी हुई है लेकिन कार कॉल नहीं हुआ, तो कॉल किससे होगा? वो ABC से कॉल होगा, क्योंकि ABC के अंदर ही मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन जिसके अंदर होता है हमेशा उसी नाम से आपके जो फाइल है वो चलती है। तो मैम दूसरी क्लास यूज़ करने का मतलब क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ? दूसरी क्लास को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू से यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे आउटपुट तो आखिर कार क्लास का ही आ रहा है। ठीक है, एक आप प्रोग्राम के अंदर ना मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, लेकिन मल्टीपल क्लासेस में हम काम कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन होता है हमेशा वो वाली ही क्लास चलती है, और उसी के अंदर हम हर एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हाँ, जैसे जो भी हमारा मेन फंक्शन वाली क्लास वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी, ताकि क्लास बना ले वो क्लास मेन फंक्शन से पहले लिखी जाएगी। नहीं ज़रूरी नहीं है, आप इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं है, तब भी रन करेगा। इसमें ऑर्डर का फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस हमेशा चलेगा वही जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा। हाँ, ओके, यहाँ तक क्लियर है क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्या है? जैसे मैंने क्लास बनाया तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट। अभी मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग बनाया और उसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अपनी डाल सकते हैं। अब ऊप्स का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऊप्स कंसेप्ट में नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? Which one object acquire all the properties and behavior of the parent object? It is known as the inheritance. Is provide the code reusability is used to achieve the runtime polymorphism. अब देखो, इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या है कि जो हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं जो पहले से बनी हुई है। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल कहें तो आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं दिया हुआ है, वो आपके पेरेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास है तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना नया नहीं बना रहे हो। जैसे घर आपके पेरेंट्स का है तो आप उसी को यूज़ कर रहे हो, आप अपना नया घर नहीं बना रहे। कार आपके फादर की है तो आप उसी को यूज़ कर रहे हो, आप अपनी कार दोबारा नहीं खरीद रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? रीयूज़ हो रहा है, जो पहले से बनी हुई चीज़ है आपको उसको ही यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हम यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं कि अगर पहले से कोई प्रोग्रामिंग बनी हुई है, पहले से कोई फंक्शनैलिटी बनी हुई है, तो हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। तो इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी प्रोग्रामिंग में जस्ट मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं। बस आप यही समझ लीजिए कि पहले से जो बनी हुई हमारे कोड है उसको रीयूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस करते हैं, ताकि हमें उस कोड को दोबारा से ना लिखना पड़े, उस फंक्शनैलिटी को दोबारा से नहीं लिखनी पड़े। इसका ही आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें अपडेट्स आते हैं। तो अपडेट्स आते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराना कोड हट जाएगा, पुराना कोड के साथ ही नया कोड आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जो अपडेट होते हैं सिर्फ वही ऐड होता है। तो वो अपडेट पुराने कोड को कैसे उठाता है? वो पुराने कोड को इनहेरिटेंस की हेल्प से उठाता है। ठीक है, तो पुराना भी चलता है और नया भी चलता है, बस जो आउटडेटेड हो गया, बहुत पुराना हो गया, उसको हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से इनहेरिटेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो पहले से बनी हुई चीज़ हो उसको हम दोबारा से रीयूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे इट इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म।
यानी कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से जब किया जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली, टू ड्रॉ द समथिंग, फॉर एग्जाम्पल शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि आपका ड्रॉ करना एक काम है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं, शेप अलग अलग हो गई, ट्राइंगल अलग हो गए, जैसे रेक्टेंगल हो गया या कुछ और हो गया, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। मतलब आप काम एक ही कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। Another example can be speak something, for example a cat speaks mew, dog जो है speak bark and woof। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि स्पीकिंग एक टर्म है लेकिन अलग अलग पर्सन उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया कि टास्क एक है बट अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास ली है ऐड नाम से, ठीक है, ऐड नाम की हमने क्लास ले ली और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किस नाम से बनाएंगे, वॉइड सम। सम नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं और इसके अंदर ना दो वैल्यू पास कर दें। जैसे मैंने दो वैल्यू पास कर दी, इंट ए इंट बी, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका सम कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे द सम इज, और यहाँ पे प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम चीज़ यही करते हैं। हमने एक और बनाया वॉइड सम और यहाँ पे हम लेते हैं 3 वेरिएबल, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं। अब यहाँ पे अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। देखो दोनों फंक्शन का नाम क्या है, सेम है। यहाँ पे हम पॉली नाम से सेव कर देते हैं, पॉली डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यानी कि क्लास के किसी भी फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐड का हमने कर दिया a1 डॉट a1 इक्वल्स टू न्यू ऐड। अब हम क्या कर रहे हैं, a1 से हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन सम हमारे पास दो है, तो ये दोनों को कॉल करेगा। कैसे, यहाँ पे आप 2 वैल्यू पास कर दो, यहाँ आप 3 वैल्यू पास कर दो, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास कर देते हैं। ओके, अब देखो सेव करा और अब इसको रन करके देखते हैं। जावा सी पॉली नाम से एरर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। रन हो गया। अब इसको मतलब कंपाइल हो गया। अब इसमें जो प्रोग्राम फंक्शन क्या है, क्लास क्या है, ऐड। अब ऐड करते ही आप देख लो इसने क्या कर दिया, इसने तीनों का मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक में हमने 2 नंबर का सम करा और एक में हमने 3 नंबर का सम करा। तो नाम एक है लेकिन फंक्शनैलिटी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है।
मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो अभी जो हमने ये वाला एग्जांपल किया ना, ये मेथड ओवरलोडिंग का है, ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ये हम बाद में करेंगे जब बहुत बहुत अच्छे से, जब हम आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही टास्क को हमने अलग तरीके से करा, तो काम हमने एक ही करा सम करने का, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से, मतलब 2 नंबर का सम कर रहे हैं, कहीं पे हम 3 नंबर का सम कर रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो काम ए मतलब जावा में हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप अलग अलग टाइप की वैल्यू डालो, लेकिन काम उसमें मतलब आंसर हमारे पास आ ही जाएगा। थर्ड नेक्स्ट उसके बाद जो इसका ओप्स का जो आप कह सकते हो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि आप इंटरनल डिटेल को हाइड करो। हाँ जी, एक बार नोटपैड ओपन करना। जैसे हमने इसमें ये वॉइड मेन के बाद हमने नेक्स्ट लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट, हमने प्रिंट कराने के लिए। मैम ये हम सेम अगर नीचे लिखेंगे तो एरर आएगा, या एकदम लेफ्ट में मतलब लिखेंगे तो एरर आएगा? ये जो इंडेंटेशन दिया हाँ है, मैम, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल द सम इज प्लस ए प्लस बी। अच्छा अच्छा, ये वाला जो इंडेंटेशन दिया ना, ये इंडेंटेशन जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं स्पेस इसलिए दे रही हूँ क्या, ताकि हमें अलग से समझ में आ जाए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर है। ये हमने स्पेस दे के इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस पता चल जाए और उसके अंदर की ये बॉडी है अलग है। एरर तो नहीं आएगा इसमें? कोई एरर नहीं होगा अगर आप नहीं करते हो तो। इसमें अगर मैं स्पेसेस हटा दूंगी ना, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। अभी जैसे आपको अलग अलग ब्लॉक दिख भी रहे हैं कि ये एक क्लास है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये फंक्शन है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एक और फंक्शन है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं सबका स्पेस अगर हटा दूँ, तो आप देखो सब एक जैसा हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट है, कौन सी चीज़ कहाँ क्लोज है। यही चीज़ अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में पाइथन में होती तो मैं एरर शो करता है वहाँ शायद। पाइथन के अंदर बिल्कुल एरर शो करता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक नहीं है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगते, उसके अंदर काम है इंडेंटेशन से होता है। तो अब देखो, अब जैसे मैंने इसमें सारे स्पेस हटा दिए, तो आपको क्या पता चल रहा है कौन सा किसके लिए स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कहाँ क्लोज हो रहा है। डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पा रहे इसमें। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, आप एक लुक में आप पता नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन जब आप टैब दे के काम करते हो, तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किसका पार्ट है। अब आपको पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट है, कहाँ क्लोज है, और कौन सा किसका पार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे क्लोज है। अब देखो, क्लास आपको अलग से पता चल रही है, सारे फंक्शंस आपको अलग से पता चल रहे हैं, ठीक है। जावा में कोई एरर नहीं देता अगर आप स्पेस नहीं देते हो, मैम ये ऐसा हम एरर पाइथन में देता है। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तक लगाएं तब भी हमारी एग्जीक्यूट करेगी, प्रिंट एलन लगाए तब भी एग्जीक्यूट करेगी। हाँ, एलन टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। हाँ, एलन नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। प्रिंट में सिंपल प्रिंट हो जाएगा, आपकी न्यू लाइन नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ये तीनों अलग अलग लाइन में दिखा रहा है, वो एलन की वजह से ही है। अच्छा, मतलब ये एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम यस एलन ना लिखें? यस, बिल्कुल। ओके। एब्स्ट्रैक्शन नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिटेल को हाइड करना, यानी कि आप इंटरनल डिटेल हाइड कर दो और सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करो। ये होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम में। आप ये कह सकते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल कैसे सेव हो रही है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता, बस आपको ये पता है कि हाँ भाई फाइल सेव हो गई। तो ये क्या है, ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कि आपकी जो डिटेल है वो हाइड हो रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि इंटरनल काम कैसे हो रहा है। या इसका अगर हम लाइव एग्जांपल दें, तो जब आप कार चलाते हैं तो कार में आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन वो ब्रेक कहाँ पे कैसे जाके किस चीज़ को रोक रहा है, ये आपको इंटरनल फंक्शनैलिटी नहीं पता, तो इस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जावा के अंदर ये भी प्रॉपर्टी है कि आप एब्स्ट्रैक्शन लेवल उसके अंदर लगा सकते हैं कि इंटरनल काम कैसे हो रहा है ये नहीं पता चलेगा, बट आपको आउटपुट दिख जाएगा, तो फंक्शनैलिटी शो हो जाएगी। तो जावा के अंदर इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी बहुत है। ये हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं, हम इंटरफेस के थ्रू से हम अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस बिल्कुल क्लास की तरह होता है, ये भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी, जिसमें इंटरफेस का यूज़ करके हम एब्स्ट्रैक्शन लेवल अचीव करेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कैप्सूल देखा होगा, तो एक कैप्सूल के अंदर जैसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मेडिसिन के, और वो एक ही कवर के अंदर रैप होते हैं, ठीक है, उसमें कवर होता है, वो रैपिंग होती है, और आप सिर्फ मेडिसिन लेते हो, उसके अंदर क्या है वो आपको पता नहीं लगता। तो पाइथन मतलब जावा के अंदर भी आप यही करते हो कि बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज अ इनकैप्सुलेशन। यानी कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि आप कोड जो लिख रहे हैं, जो डेटा आप लिख रहे हैं, सब एक ही सिंगल यूनिट के अंदर आ रहे हैं, लाइक अ मेडिसिन, ठीक है। तो जावा जो क्लास है वो एक एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। Java Bean is a fully encapsulated class because all the data member are private here. तो Java Bean एक अलग होती है, ये एडवांस में आती है Java Bean, जिसमें हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐड नाम की क्लास है और उसके अंदर हमने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं। आप ऐसे 2 फंक्शन बना लो, 4 बना लो, 10 फंक्शन बना लो, आप जितने मर्जी फंक्शन बना लो, लेकिन हम इन सारे फंक्शन को यूज़ किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हो इसी के अंदर सब कुछ इनकैप्सुलेटेड है, एक साथ इनकैप्सुलेट हो गया विद किसके नाम से, इस क्लास के नाम से। तो इनकैप्सुलेशन में यूज़ होता है। इनकैप्सुलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है तो हम जावा बीन में देखेंगे। एडवांटेज क्या है ऊप्स के ओवर द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जैसे कि सी या C++ में हमने किया था ना, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर ऊप्स का कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन ऊप्स में क्या फ़ायदा है, जो अभी आपने क्लास ऑब्जेक्ट करा, इससे बेनिफिट क्या होता है, तो ऊप मेक द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ईजियर। ऊप से हम बहुत ईजिली किसी भी एप्लीकेशन को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। वेयर एज इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज इफ द कोड ग्रोज द प्रोजेक्ट साइज इंक्रीज। यानी कि अगर प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ कोड आपके बड़े हो जाते हैं, लाइन ऑफ कोड्स अगर आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऊप्स में इसको मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसके अंदर ना अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, आपकी अलग अलग क्लासेस हैं। अगर कोई एक काम नहीं कर रहा है, कोई एक फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप पर्टिकुलर उस क्लास में जाके आप देख सकते हो। तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि आप बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो, और इसमें क्लासेस ऐड करके आप कोड को बहुत बड़ा भी कर सकते हो और उसको बहुत इजीली मैनेज भी किया जा सकता है। ऊप्स प्रोवाइड द डेटा हाइडिंग, आप डेटा को हाइड करके रख सकते हैं। वेयर इज इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। जैसे सी में बात करते तो सी में हम किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते थे कि उसमें प्राइवेसी नहीं लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा चेंज ना हो, वैल्यू ना बदले, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ऊप्स के अंदर ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा चेंज ना हो या डेटा एक्सेसिबल ना हो, हाँ बिल्कुल, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, प्राइवेसी ज़्यादा आ जाती है। अब देखिए कुछ हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करते हैं कि जैसे कि अगर आप बात करें कि आपको क्लास का नाम कैसे लिखना चाहिए, तो क्लास का नाम हमेशा अपर लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल होती है। तो क्लास का नाम जब भी आप लिखें, जैसे स्ट्रिंग है, कलर है, बटन है, तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हम आगे पढ़ेंगे, बट इंटरफेस भी बिल्कुल क्लास की तरह फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है एक्शन लिसनर, ए भी कैपिटल, एल भी कैपिटल। जो मेथड नेम होता है यानी कि जो फंक्शन होता है वो हमेशा स्मॉल में शुरू होता है। जैसे कि स्टार्टिंग स्मॉल होती है, लेकिन 2 वर्ड है तो सेकंड का बड़ा होता है। जैसे एक्शन परफॉर्म, तो ए छोटा पी बड़ा, ठीक है। वेरिएबल नेम हमेशा लोअर केस में होता है, ये भी हमेशा उसी तरह, फर्स्ट लोअर एंड सेकेंड आपका कैपिटल। जैसे फर्स्ट नेम में एफ स्मॉल एन कैपिटल हो जाएगा। जो पैकेज होते हैं, पैकेज नेम यानी कि पैकेज आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, वो हमेशा लोअर में होते हैं। जैसे जावा, लैंग, एसक्यूएल, यूटिल। और अगर कांस्टेंट नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा अपर केस में होते हैं। रेड, येलो, मैक्स प्रायोरिटी। कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें स्मॉल में है, कुछ कैपिटल में है, तो इसी वजह से है। यहाँ पे जो सिस्टम का एस कैपिटल है ये भी आपकी क्लास है, ठीक है। स्ट्रिंग का जो एस कैपिटल है ये स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है,
तो इसलिए ये कैपिटल में दे रखे हैं। और जितने भी फंक्शन है, जैसे सम है, इसको मैंने स्मॉल में लिखा है, मेन जो है ये स्मॉल में है, तो फंक्शन का नाम या मेथड का नाम हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल यही दे रखा है कि आप क्लास ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट लिया हुआ है, स्टूडेंट के अंदर 2 वेरिएबल दे रखे हैं, आईडी और नेम। अब हम क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, अभी हमने जो क्लास बनाई, क्लास के अंदर सिर्फ हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, तो आप वेरिएबल भी दे सकते हैं। आईडी है, नेम है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का ये मेन मेथड आ गया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने आईडी और नेम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम इनिशियलाइज करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू से, दूसरा मेथड के थ्रू से, तीसरा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू से। तो तीनों तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि जब, जैसे मान लो ये एक इंडिविजुअल क्लास बनी, इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, बस 2 वेरिएबल बना रखे हैं, आईडी और नेम, और एक और क्लास बनाई जिसका नाम है टेस्ट स्टूडेंट। इसमें मेन फंक्शन है और इसके अंदर हम स्टूडेंट का S1 नाम का वेरिएबल बना दें। तो इस S1 को हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बेसिकली इसको रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आपका ये होता है न्यू स्टूडेंट, जो हमने लिखा ना न्यू स्टूडेंट और ब्रैकेट, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ये सिर्फ एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये एक क्लास है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, मेमोरी में अगर कहो तो 2 वेरिएबल हैं, नेम और रोल नंबर, ये दोनों यहाँ पर हो गए। ठीक है, क्लास को ना मेमोरी में पर्टिकुलर एक स्पेस मिलता है और स्पेस के अंदर उसको मेमोरी मिलती है, जिस मेमोरी के अंदर हम ये वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। और ये सारे क्या है, 3 ऑब्जेक्ट है, और तीनों ऑब्जेक्ट में इसका नाम और रोल नंबर तीनों अलग अलग है। तो क्या होता है, क्लास एक है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और उसके अंदर वैल्यू भी डिफरेंट है। यही चीज़ हमारा यहाँ पे भी हो रहा है, क्लास अलग है, यहाँ पे जब वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू स्टोर करके प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये तीनों क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल हैं, इनको मेमोरी मिलती है और मेमोरी के अंदर ये एक स्पेस लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा क्लास में जो हम वैल्यू स्टोर कराते हैं वो हम इस तरह से करा सकते हैं, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे ये आईडी है और यहाँ पे नेम है, तो आईडी में हमने वैल्यू डाल दी, नेम में हमने वैल्यू डाल दी, दूसरी हमने आईडी में वैल्यू डाल दी और दूसरे नेम में वैल्यू डाल दिया, और फिर हम इस आईडी और नेम को प्रिंट करा दें। तो इस तरह से भी हम इनिशियलाइज करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के डेटा को। नेक्स्ट है यूजिंग मेथड, यानी कि फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम से हम, मतलब फंक्शन का यूज़ करके हम मेथड, मतलब वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से, और इंसर्ट रिकॉर्ड में हमने 2 वैल्यू ले ली, इंट आर और इंट स्ट्रिंग एन। ये क्या है, ये आपके पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे जो आर में जो वैल्यू जाएगी और एन में जो वैल्यू जाएगी उसको हमने रोल नंबर और नेम में स्टोर करा दिया। ठीक है, और एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम से, और उसके अंदर वैल्यू यहाँ पे शो करा दी, वैल्यू दिखा दिया यहाँ पे। और यहाँ पर एक और क्लास बनी है हमारी टेस्ट स्टूडेंट, इसमें मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं S1 और S2, और इसमें हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया, जिससे इस फंक्शन के नाम से इंसर्ट रिकॉर्ड, और 2 वैल्यू पास कर दी, सेकंड में 2 वैल्यू पास कर दी। अब जब हम डिस्प्ले करेंगे तो दोनों में ये वाली वैल्यू चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए है कि ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, वो वैल्यू हम ऐसे फंक्शन के थ्रू से भी दे सकते हैं,
और डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली भी इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन सारा काम किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा, S1 से होगा। ये भी एक नेक्स्ट इसी तरह का एग्जांपल है। अब इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, और बाकी भी 3-4 अलग अलग नाम आपने अलग अलग मुझे बोले। अभी ये देखिए यहाँ आपको अलग खिचड़ी सी पक रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम एक क्लास बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशलाइज, ऑब्जेक्ट इनिशलाइज नाम से मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट आपको इनिशलाइज करके बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू कैसे चाहिए। जैसे मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट में फंक्शन भी, मतलब जैसे हमने अभी क्लास जो बनाई थी उसके अंदर हमने सिर्फ फंक्शन बनाए थे, तो फंक्शन के साथ साथ यानी कि मेथड के साथ साथ हम वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंट रोल नंबर और एक मैंने दे दिया स्ट्रिंग नेम। तो एक स्टूडेंट के मैंने दो प्रॉपर्टीज ले ली, एक रोल नंबर ले लिया, एक नेम ले लिया, ठीक है। अभी इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने लिखा void डिस्प्ले, ओके। और इस डिस्प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ हम डिस्प्ले कर देते हैं पहले हम रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और एक साथ ही कर देते हैं रोल नंबर प्लस, ठीक है। तो हमने एक लाइन में क्या करा, एक रोल नंबर डाला और एक नेम डाला। अब इसमें मैं तीनों तरीके आपको बताती हूँ कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और क्लास बना दी टेस्ट नाम से, और इसके अंदर हम मेन फंक्शन बना रहे हैं। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, एक हम बना देते हैं, चलो तनसुख नाम से, ठीक है, या TS नाम से बना देते हैं, ओके, TS नाम से बनाते हैं, और न्यू स्टूडेंट। ये जो TS है ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब हम TS के अंदर वैल्यू डालेंगे, इसका रोल नंबर और इसका नेम। तो रोल नंबर और नेम डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम TS के साथ इस क्लास में जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक रोल नंबर है और एक नेम है। तो TS डॉट रोल नंबर करा, और रोल नंबर में मैंने रोल नंबर डाल दिया इसका, मैंने डाल दिया 11023, ठीक है। ये हमने एक रोल नंबर डाला, और इसी में ही हम नेम डाल देते हैं TS डॉट नेम, और नेम में मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, ओके। तो हमने दो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे TS की वैल्यू देखनी है। तो TS की वैल्यू कैसे देखेंगे, TS से जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, जो ये फंक्शन है, हम इसको कॉल कर लेते हैं। अब आप इसको सेव करो और इसको रन करके देखो। जावा सी टेस्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज जावा, ठीक है, और जावा टेस्ट, देखो तो रोल नंबर आ गया, नेम आ गया। तो ये आपका एक पहला तरीका है जिसके थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट में जो है वो वैल्यू डाल रहे हैं, यानी कि TS को हमने वैल्यू दे दी। TS की वैल्यू क्या है, एक ये और एक ये। दूसरा तरीका क्या है कि सेम यही चीज़ करने का, कि आप इसमें कर सकते हो, हम सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
यहाँ पे मैं एक आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है, और सेम चीज़ मैं सेकंड मेथड में आपको दिखा रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो वैल्यू हमने यहाँ दी है, इसको हम वहाँ ना देके हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं void insert नाम से, और insert के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं int r फॉर रोल नंबर और string s फॉर string n फॉर नेम। तो अब यहाँ हमने फंक्शन में क्या करा, हम फंक्शन में रोल नंबर के अंदर r को स्टोर करा रहे हैं और जो नेम है उसके अंदर हम n को स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन की हेल्प से हम ये जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी, और यहाँ पे जब हम इसको लेते हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ts के साथ सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और इस फंक्शन के साथ में क्या डालेंगे, दो वैल्यू, एक रोल नंबर और एक नेम। तो यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर डाल दिया 12301, ठीक है, और एक नेम डाल दिया, नेम में वही, ठीक है, और यहाँ पे सेम वही फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन जो इनिशियलाइज हो रहा है। तो अब ये दूसरा तरीका हो गया जिसमें हम एक फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। तो अब इसको सेम चीज़ करिए, एक एरर क्योंकि यहाँ पे हाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे रोल नंबर अलग हो गया और यहाँ नेम जो हमने यहाँ पे पास करा। तो यहाँ पे अब हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसी मेथड से, मतलब इस ऑब्जेक्ट से हमें ये मेथड कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर दो वैल्यू पास कर रहे हैं, वो वैल्यू हमारे इस रोल नंबर और नेम के अंदर जा रही है। इस तरह से हमने इनिशियलाइज कराया। अब क्लियर है? क्लियर तो वैसे इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं इस पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे आपने बताया ये क्लास है, ये फंक्शन है, ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें टर्म्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। जो इसके टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको धीरे धीरे ही आएंगे, जावा में थोड़ी सी टर्म्स हैं, इनको कुछ ऐसा है जैसे कि आपने मतलब फर्स्ट उसमें एक जैसे आपने लिखा है ना जिसमें स्ट्रिंग फोर वगैरह वगैरह, हाँ हाँ हाँ, ऐसे इन सबके भी बाकी के टेबल आप इन वर्ड्स को ना आप डेली सुनेंगे। अब डेली सुनते सुनते आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे क्लास हो गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, अब ये ऑब्जेक्ट एक नया चीज़ है, इसको आप जब दो तीन बार इसको पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू एक्चुअल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम जैसे वेरिएबल के नेम से हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं ना, उसी तरह ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। तो ts बेसिकली इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आप अगर अभी फ़िलहाल के लिए ये समझना चाहें कि रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्चुअल वैल्यू होती है और रेफरेंस वेरिएबल बस उसका मेमोरी मतलब उस लोकेशन को जाने के लिए बस एक नेम होता है। आप इसको समझेंगे, धीरे धीरे मैम समझ अभी आपने जाएंगे। इससे पहले एक और इसी के जैसा कुछ करके दिखाया था। ये रहा, हाँ मैंने दोनों एक ही में डाल दिया है, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर दिया है। यहाँ पे हमारा मेथड नंबर 2 है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन की हेल्प से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है, उसके अंदर वैल्यू दी जा रही है और वो वैल्यू फिर वेरिएबल में जा रही है, और यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू को यहीं पर ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद एक थर्ड मेथड भी होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर मैं आज क्लास में नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैम
एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ शो करना चाहता हूँ। ओके